Hello students, this is Pritesh Saxena, Assistant Director, Himalayan Institute of Technology and Management, Lucknow. Today in next about half an hour, we will be studying about the basic concepts of anti-friction bearing. Students, हम जानेंगे कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या है, क्यों इसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं, what are its various types, what are the advantages of anti friction bearing, and if there are some certain disadvantages, what are those, and we will also try to learn ki what are the different types of anti friction bearings. Then we will try to learn some of the basic terminology of that. So, these are the things which we will be going to learn in the next about half an hour. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो ये बेयरिंग है जो कि आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखी होंगी. इट इज़ कॉल्ड एज बॉल बेयरिंग. आपने अपने घरों में पंखों में देखी होगी. यू वुड हैव सीन इन योर अदर अप्लायंसेज ऑल्सो, मे बी स्मॉल मोटर, मे बी इन सम अदर थिंग ऑल्सो. So, this is the ball bearing. It is called as, it is also one of the anti friction bearing. So, what are these parts? This is the space in which we will be mounting your shaft. This is the inner race, this is your outer race, and in between inner and outer race एक केज लगी है और केज के अंदर आपके रोलिंग एलिमेंट्स लगे हैं. ये स्लाइड मैंने आपको पहले इसलिए दिखाई जिससे कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किसके बारे में अभी अगले आधे घंटे में पढ़ने जा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट बॉल बेयरिंग. तो अब हमें पढ़ना ये है कि हम जानेंगे कि भाई ये बेयरिंग क्यों, व्हाई वी आर यूजिंग दिस बेयरिंग विच आर कॉल्ड एज रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं और कई सालों से देख रहे हैं. सो रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर रोलिंग हो रहा है. सो व्हाई दिस बेयरिंग, एज इन द लास्ट यूनिट यू वुड हैव स्टडीड अबाउट द जर्नल बेयरिंग. तो जर्नल बेयरिंग हम लोग जानते हैं कि जर्नल बेयरिंग्स में भी bearing, it is also as bearing, but there are certain disadvantages of general bearing. The most disadvantage is that when we talk about coefficient of friction, the value of coefficient of friction in case of general bearing, it lies in between 0.01 to 0.1, whereas in case of rolling element bearing जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, the coefficient of friction is in between 0.001 or maybe some lesser value of that. So there is a huge amount of decrease in the coefficient of friction. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि whenever there is a friction, तो friction can be of two types. Either it is sliding friction or it is rolling friction, and we very well know that rolling friction is always less than the sliding friction. So in cases में जिनको कि हम anti friction bearing क्यों कह रहे हैं, क्योंकि coefficient of friction which is 0.001, so it is much lesser than the general bearing coefficient of friction. सो ये रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे इसमें वो काफ़ी कम होंगे. सो वाई रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस मैंने इसमें दिए हुए हैं. वी नो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देन डिसमेंटलाइजेशन एंड इसको जोड़ना, इसको लगाना, इट इज़ ऑलवेज ईजियर. आपने अपने अगल बगल की दुकानों में भी देखा होगा कि लेमैन या छोटे मोटे जो लोग सीखे हुए हैं वो भी इसको डिसमेंटल और मेंटल कर रहे हैं. Assembly disassembly is very easy. There is one very important point, standardization is easy. इस पे मैं अभी दोबारा आऊँगा. तो these are the advantages of rolling element bearing. Now this is a question जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये क्वेश्चन कहता है कि if we can buy something then why to produce it. ये कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को हम खरीद सकते हैं बड़े इजीली तो क्यों इसको बनाए भाई. बड़े आराम से हम जा सकते हैं दुकान से उसको खरीद लाए, then why to produce it. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग का. इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर मोर देन 20,000 बेयरिंग इन द वर्ल्ड. यू नेम द बेयरिंग यू विल गेट दैट बेयरिंग, बट कहीं ना कहीं देयर इज सम इंजीनियरिंग अबाउट दैट. कोई ना कोई तो है जो उसको डिजाइन कर रहा है, एंड वो जो उसको डिजाइन कर रहा है ही इज कीपिंग ऑल दोज फिजिक्स बिहाइंड दैट. सो व्हाट यू हैव टू लर्न स्टूडेंट्स, आपको क्या लर्न करना है? आपको सबसे बड़ी चीज जो लर्न करना है वो लर्न करना है कि जो 20,000 बेयरिंग्स है उसमें से कौन सी बेयरिंग आप सेलेक्ट कर लें कि वो आपके जॉब को, यानी आपके शाफ्ट को सही तरह से सपोर्ट दे दे और आपका काम भी हो जाए. तो ये जो सिलेक्शन है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ आई सेड कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? कि दिस बेयरिंग्स हैव बीन नेम्ड विद सर्टेन कोड्स.
तो उन कोड्स से कैसे समझेंगे ये चीज़ें हम अपने आगे वाले क्लासेस में देखेंगे, बट इन कोड्स को आपको सेलेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कोई बेयरिंग आपने सेलेक्ट की और वो आपको मिल जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि 20,000 से ज़्यादा बेयरिंग अवेलेबल है। नाउ मेरिट्स ऑफ रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, क्या क्या मेरिट्स है? देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज कैपेबल of supporting the shaft. Basically what is a bearing? We should know that bearing is that element which is supporting a shaft, or it is what it is doing, it is supporting a shaft with least amount of coefficient of friction. मतलब क्या कर रही है कि ये basically it is in between two elements, in between two elements in which there is a relative speed. So ये क्या कर रही है कि ये फोर्स को ट्रांसफर कर रही है, मोशन को ट्रांसफर नहीं कर रही इन द हाउसिंग। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर एडवांटेजेस, जैसे कि एक्सियल स्पेस बहुत कम इसमें लगता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो साउंड इसमें आ रही है व्हेन इट इज वर्किंग, इट इज आल्सो लेस। सो दीज आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग। नाउ देयर आर सर्टेन disadvantages also. What are certain disadvantages? Certain disadvantages is that when I said कि इसमें axial space क्या होता है कि जब कम ले रहा है लेकिन डायमेट्रिकल स्पेस इसमें बढ़ जाता है। कई बार जब हम हाई सीरीज में जाएंगे तो एक्सियल स्पेस भले कम ले रहा है लेकिन डायमेट्रिकल स्पेस कई बार इसमें बढ़ जाता है। कभी कभी हमें काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब अलग अलग टाइप्स के बेयरिंग, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा एलिमेंट भी इसमें अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ गया तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स के चांसेस होते हैं। बेसिकली जब हम फेलियर्स की बात करें तो जो रोलिंग एलिमेंट्स बेयरिंग हम पढ़ते हैं उसमें कई बार जो फेलियर्स होते हैं कैसे जज करते हैं हम, तो बेसिकली इन केस ऑफ बेयरिंग वाइब्रेशंस होती हैं। वाई देयर आर वाइब्रेशंस, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में भी दिखाया था और अभी हम आगे भी बढ़ते हैं कि जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। तो टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो बेयरिंग्स हमने पहली स्लाइड में भी दिखाई थी कि इनर इज द बोर्ड आया, आफ्टर बोर्ड आया देयर इज इनर रेस एंड आउटर रेस। नाउ दिस इनर रेस इज बीइंग ट्रांजिशन फिट टू द शाफ्ट, आउटर रेस इट ट्रांजिशन फिट टू द आपकी जो बेयरिंग की हाउसिंग है। तो ये दोनों जो आपकी इनर रेस और आउटर रेस के बीच में एक केज होता है और उस केज में हमारे रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम फिर से इसको डिफाइन करें तो तीन चीज़ें हो गई, इनर रेस, आउटर रेस, देन व्हाट, देन द रोलिंग एलिमेंट्स एंड द केजेस। रोलिंग एलिमेंट्स में भी आपकी बॉल बेयरिंग हो सकती है, रोलिंग एलिमेंट्स में आपकी टेपर रोलर बेयरिंग हो सकती है, मे बी सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स, ईच हैव सर्टेन एडवांटेज एंड सर्टेन डिसएडवांटेज, जिनको कि हम देखेंगे। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी जो कि हम देख रहे हैं कि रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग्स की होती है। यहाँ पर जो विड्थ है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हायर द विड्थ हायर विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग। जितनी ज़्यादा आप विड्थ कर देंगे उतनी ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। बट ऑफ कोर्स देयर इज सर्टेन डिसएडवांटेज कि अगर आप विड्थ ज़्यादा कर देंगे तो नेचुरली स्पेस जो वो एक्वायर करेगा वो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा। नाउ अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो इनर रिंग, आउटर रेस और जो मैंने बताया कि रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं कि जो हमारी फैक्ट्रीज में जब ये बेयरिंग्स बनती हैं तो होता क्या है कि इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो केज लगी है, बेसिकली दिस केज इज इट इज बीइंग फिटेड थ्रू द रिवेटिंग। ये पॉइंट्स पे रिवेटिंग होती है और इनके बीच में जो बॉल्स होते हैं ये रोलिंग एलिमेंट्स इनको लगाए जाते हैं। नाउ क्यों ऐसा ही क्यों हमने सोचा भाई इस तरह का अरेंजमेंट क्यों? इस तरह का अरेंजमेंट इसलिए बिकॉज वी वांट सर्टेन आइसोलेशन। व्हाट वी वांट दैट एज द शाफ्ट रोटेट्स द लोड शुड बी ट्रांसफर्ड और ये जो इसका मोशन है दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द हाउसिंग। इसके लिए हम इस तरह का एलिमेंट डिजाइन करते हैं कि इनर रेस, आउटर रेस एंड देन देयर इज अ केजिंग इन विच द रोलर्स लाइज। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जब मोशन का ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर के दौरान, मोशन के दौरान लोड का ट्रांसफर हो, पर हाउसिंग में जो एलिमेंट्स हैं इनमें मोशन ट्रांसफर ना हो, अदरवाइज हमारी बेयरिंग फेल करने लगेगी। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस टाइप ऑफ बेयरिंग हैव बीन डिजाइंड। नाउ
व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो बेरिंग जब बन रही है फैक्ट्रीज में, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब ये बेरिंग्स इस तरह की बन गई, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स ये जो हमारे रोलिंग एलिमेंट्स हैं, ये रोलिंग एलिमेंट्स बहुत सर्कुलर होते हैं. वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट विद द प्रोसेस ऑफ बफिंग एंड अदर मोर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑल्सो कि बिल्कुल. लेकिन अगर हम उनकी सर्कुलरिटी को चेक करें तो वी विल फाइंड दैट कि जो उनकी सर्कुलरिटी है वो 0.02 माइक्रोन्स के करीब करीब थोड़ी सी सर्कुलरिटी में कमी रह जाती है. तो जब वो सर्कुलरिटी में कमी रहने के चलते उनमें क्या रहती है, वेवीनेस होती है. क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल प्योर सर्कुलर नहीं है, उसमें अगर आप कोई चीज़ मोशन करा रहे हैं तो नेचुरली थोड़ा सा उसमें वाइब्रेशन आएगा. तो सेम हैपेंस हियर. सो उनको अवॉइड करने के लिए फैक्ट्रीज में हम उस में ल्यूब्रिकेशन लगा देते हैं एंड देन द बेरिंग इज बिंग सील्ड. व्हाट द ल्यूब्रिकेशन डज, ल्यूब्रिकेशन क्या करता है कि जो पीक और हिल्स उसमें आ रहा है उसको फुलफिल कर देता है एंड इन दैट वे द वाइब्रेशन इज बिंग मिनिमाइज्ड. अब हमारी वाइब्रेशन मिनिमाइज तो हो गई, बट इवन देन क्या होता है कि जब बेरिंग हमारी काम कर रही है, जैसे कि मैंने ये दिखाई बॉल बेरिंग जिसको कि मैंने पहले भी दिखाया था, अब जब ये बेरिंग फंक्शन में है तो उस दौरान क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द फैटिग लोड जो हमारे बॉल्स होते हैं या रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं इसमें शेलिंग होती है. शेलिंग क्यों होती है, देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड स्पेलिंग. तो स्पेलिंग के चलते क्या होता है, इट इज अ सरफेस डिफेक्ट. उस सरफेस डिफेक्ट के चलते क्या होता है, जो सरफेस है उससे थोड़े थोड़े से मटेरियल शेलिंग बहुत माइन्यूट माइक्रोन्स में निकलते रहते हैं. सो उससे जो हमारा सरफेस है दैट बिकम्स लिटिल बिट अनइवन. सो दैट अनइवन सरफेस लीड्स टू द वाइब्रेशन. उससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि वाइब्रेशन होने शुरू होते हैं. नाउअडेज एज द साइंस हैज बीन सो मच मॉडिफाइड, अब हम इंजीनियर्स इन वाइब्रेशंस को पहले से ही चेक कर ले रहते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उन बेरिंग्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे चेक करते हैं, वी प्लेस ट्रांसड्यूसर्स ऑन द आवर बेरिंग. वो ट्रांसड्यूसर्स वाइब्रेशंस की बेरिंग को जो वाइब्रेशंस आ रही हैं दे रिप्रेजेंट इट इन द मॉनिटर एंड वी कैन जज वेदर द वाइब्रेशंस आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, देन वी विल बी चेंजिंग दैट. So this is a advantage. Nowadays even we are placing the we can judge this vibration through a minute from a remote locations also, क्योंकि अब तो कई सारे हम ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं कि हम अगर वहाँ पर ट्रांसमीटर्स लगा दें, so those transmitters can judge the vibration of the bearing and if it is more than the permissible limit then we will be changing the bearing. Now this is a ball bearing, so now we are coming to the types of the bearing. Each one has certain advantages. ये बॉल बेरिंग्स हैं, यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट्स जो हमारे हो गए दे आर इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स. दिस बॉल बेरिंग्स कैन इज गुड फॉर कैरिंग द एक्सियल लोड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बेरिंग, दैट इज रोलर बेरिंग. As the name suggests, here the shape of the bearing is in the form of rollers. Now what is the advantage of roller bearing? The advantage of roller bearing is that कि it has high capacity to carry the radial load. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोड्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली बेरिंग्स पे दो तरह के लोड आ रहे हैं. एक्सियल लोड भी आ रहा है, रेडियल लोड भी आ रहा है. द रेडियल लोड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट एंड एक्सियल लोड इज along the direction of the axis of the shaft. So the rolling elements bearing has the advantage that it can carry both types of load depending upon the bearing. As I said that this ball bearings is much more suitable for the axial load, but yes अभी हम आएंगे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग में भी जो कि दोनों तरह के लोड सह सकता है. उसी तरह ये रोलर बेरिंग है, इट इज सुटेबल फॉर रेडियल लोड. अगर हाई रेडियल यानी कि हाई लोड अगर आ रहा है रेडियल लोड में, देन वी विल गो फॉर रोलर बेरिंग्स. नाउ similar to roller bearing we have cylindrical roller bearing. It is used when high load is being applied on the shaft, but the shaft is rotating at a smaller speed, then we come for cylindrical roller bearing. Now this is tapered roller bearing. It is very important. Tapered roller bearing students होता क्या है कि यहाँ पर जो cages होते हैं ये भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं. बेसिकली टेपर रोलर बेरिंग जो होते हैं इसमें जो इनर रेस और आउटर रेस होता है ये भी इट इज एट ए सर्टेन एंगल. इट इज ऑलवेज एट सर्टेन एंगल एंड दे आर कॉल्ड एज कप एंड कोन अरेंजमेंट. द इनर रेस इज कॉल्ड एज कोन एंड द आउटर रेस इज कॉल्ड एज कप. सो इनर रेस एंड आउटर रेस जो है ये किस फॉर्म में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेपर्ड. टेपर्ड मीन्स इनके बीच में कुछ एंगल है. So because of this taperness, this bearing has a capability
that it can carry both axial as well as radial load. ये both axial as well as radial load दोनों तरह की bearings, दोनों तरह के loads ये सह सकता है. Generally they are used in pairs, जैसा कि मैंने बताया कि ये cup and cone arrangement के form में होते हैं. So this tapered roller bearings are used in heavy loadings, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी जितनी भी freight trains होती हैं, there we are using always tapered roller bearing. वहाँ पर हमेशा हम tapered roller bearing ही यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं spherical roller bearing की. Spherical roller bearings, why it is used? Students, कई बार क्या होता है, as we said कि bearing is supporting a shaft and it is, तो जब and it is what? It is transmitting the motion. It is transmitting the motion while carrying a load. तो उसमें क्या होता है कि कई बार अगर हमारी बेयरिंग की एक्सिस और शाफ्ट की एक्सिस बिल्कुल एक ही एक्सिस में अगर अलाइन नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट हो रहा है, तो इट कैन लेड टू फेलियर. बट बिकॉज ऑफ द curvature of this spherical bearing which you are seeing, there are curvature. This curvature helps in supporting the both types of load. That it means not only support, sorry, it helps in whenever there is a misalignment, this curvature can sustain that misalignment. ये जो misalignment होता है, इसको ये spherical bearing से हम इसको sustain कर सकते हैं. This is the major advantage of spherical roller bearing कि अगर कहीं भी misalignment होने के chances हैं तो वहाँ पर हम spherical roller bearing को ही लगाएंगे. ये एक बहुत बड़ा advantage इसका है. Now we are coming for needle roller bearing. As it is seen from this picture also that needle roller bearing की जो length है वो उसके diameter से कहीं ज़्यादा है. तो भाई needle roller bearings में क्या होता है कि हमारी जो लेंथ है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स डायमीटर से ज़्यादा होती है. इट इज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स हायर देन द डायमीटर. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दैट? एडवांटेज जो कि होता है कि बिकॉज ऑफ दिस नीडल रोलर बेयरिंग, चूँकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लाइन कॉन्टैक्ट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइन कॉन्टैक्ट द नीडल रोलर बेयरिंग सस्टेन्स मच हायर कैपेसिटी फॉर कैरिंग द रेडियल लोड. अगर रेडियल लोड आ रहा है, अगर रेडियल लोड सहना है तो we will always go for needle roller bearing because it has a high capability of carrying the radial load. So this is the advantage of your needle roller bearing. Now this is compression of rolling element bearing. Why it happens? Because sometimes when the shaft rotates, inner race rotates, so इसके चलते क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इनर रेस का शाफ्ट से ज़्यादा हो जाता है. So to sustain that हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट दिस कंप्रेशन ऑफ द रोलिंग एलिमेंट कैन बी अवॉइडेड एंड दिस इज व्हाट द कंप्रेशन ऑफ द रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग इज. नाउ सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग टाइप्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हमने आपसे कहा था कि हमारे पास यू नेम द बेयरिंग यू विल गेट दैट. वी हैव मोर देन 20,000 बेयरिंग्स. कुछ बेयरिंग्स हमारी रेडियल लोड बेयरिंग है, कुछ हमारी एक्सियल लोड बेयरिंग है. जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास बॉल बेयरिंग्स हैं, हमारे पास रोलर बेयरिंग्स हैं, हमारे पास सिलेंड्रिकल बेयरिंग्स हैं, हमारे पास टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स हैं, हमारे पास स्फेरिकल बॉल बेयरिंग्स हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स. तो अब डिपेंडिंग ऑन द लोड हम बेयरिंग्स का सिलेक्शन करते हैं. सबसे पहले पॉइंट अगर हमको सब सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा लोड कैसा है. अगर हमारे बेयरिंग्स पे रेडियल लोड आ रहा है देन वी विल गो फॉर जनरली नीडल रोलर बेयरिंग्स और मे बी सिलेंड्रिकल बेयरिंग. बट अगर एक्सियल लोड ज़्यादा है देन वी विल प्रिफर बॉल बेयरिंग्स और ग्रूव बॉल बेयरिंग. बट अगर बेयरिंग्स पे दोनों तरह का लोड आ रहा है देन जनरली वी गो फॉर टेपर्ड रोलर बेयरिंग विच हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी बोथ टाइप्स ऑफ प्लेट. यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग एज द नेम सजेस्ट दैट देयर इज अ ग्रूव. सो वाई देयर इज अ सर्टेन ग्रूव? होता क्या है स्टूडेंट्स कि इफ देयर इज नो ग्रूव्स एंड वेन एवर देयर इज अ एक्सियल फोर्सेस आर डेवलप्ड, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारे बॉल्स हैं जो कि केजेस में फंसे हुए हैं वो इन एक्सियल फोर्सेस के चलते वो बाहर की ओर निकलना चाहे और हमारे हाउसिंग एलिमेंट से बाहर की ओर निकल जाए बिकॉज ऑफ दोज एक्सियल फोर्सेस. सो टू अवॉइड दैट हम थोड़ा सा इनर रेस में क्या करते हैं, एक ग्रूव बना देते हैं जिसमें बॉल्स हमारे थोड़े से फंस जाए, क्योंकि जब हमारा एक्सियल फोर्स आए सो दोज ग्रूव्स सस्टेन दोट एक्सियल फोर्सेस. वो ग्रूव्स क्या करते हैं, उन एक्सियल फोर्सेस को
सस्टेन कर लेते हैं और सस्टेन करने के कारण हमारा जो बॉल है या एलिमेंट है, रोलिंग एलिमेंट, वो बाहर नहीं निकलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वाई द डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स। जनरली हम अपने मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में हम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स को यूज करते हैं बिकॉज इट गेट्स द कैपेसिटी टू कैरी बोथ एक्सियल एज वेल एज रेडियल लोड। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड फॉर generally low and medium speed radial load. Roller bearings, as I said, it is used for heavy loads. Why heavy loads? Because यहाँ पर हमारा line contact आता है। Now we come to selection of bearing second part। इस केस में हम देखते हैं कि for high speed मैंने कहा कि अगर deep groove ball bearing लगा देते हैं क्योंकि because of the groove and the shoulder on the bearing element हमें क्या मिलता है कि थोड़ा सा axial load और सहने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। और कभी कभी जब हाई रिजिडिटी कंट्रोल सिलेक्शन हमें चाहिए मशीन टूल्स में, देन वी गो फॉर सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग। बिकॉज टेपर रोलर बेयरिंग में मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ द कप एंड कोन अरेंजमेंट हम बोथ एक्सियल और रेडियल लोड दोनों ही सह सकते हैं। फॉर लो नॉइज ऑपरेशंस वी विल जनरली गो फॉर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स। नाउ यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इन केस ऑफ बेयरिंग जो मैंने बताया इनर रेस और आउटर रेस, जनरली जब बेयरिंग्स ऑपरेट करती हैं तो एक ही रेस रोटेट करती है, आइदर इनर रेस रोटेट्स और आइदर आउटर रेस रोटेट्स। इन मैक्सिमम केसेस इनर रेस रोटेट्स, बट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि हमारे सीलिंग फैंस हैं। इन केस ऑफ सीलिंग फैंस हमारी आउटर रेस रोटेट करती है, इनर रेस रोटेट नहीं करती है। बट इन अदर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, चाहे कि हमारी ग्राइंडिंग मशीन हो, चाहे हमारी ड्रिलिंग मशीन हो, इन अदर ऑपरेशंस हमारी इनर रेस ही रोटेट करती है, आउटर रेस हमारी रेस्ट में रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट आइसोलेशन। वी डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द मोशन टू द हाउसिंग एलिमेंट। हाउसिंग एलिमेंट क्या हो गए? हमारे बॉल्स हो गए, हमारे रिसेस हो गए, हमारे केजेस हो गए। हम ये नहीं चाहते हैं कि मोशन वहाँ तक ट्रांसफ़र हो, हम लोड का ट्रांसफ़र चाहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वन रेस रोटेट्स, अदर रेस रिमेन्स इन रेस्ट। ज़्यादातर केसेस में इनर रेस रोटेट करती है, पर कुछ केसेस में आउटर रेस भी रोटेट करती है, जिसका कि मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा सीलिंग फैन, जिसमें कि आउटर रेस रोटेट करती है, इनर रेस रेस्ट में रहती है। नाउ वी कम टू स्टैटिक लोड। इट इज बीइंग डिनोटेड बाय C नॉट। व्हाट इज स्टैटिक लोड? स्टैटिक लोड इज दैट लोड, क्योंकि जब बेयरिंग्स आ रही हैं और बेयरिंग्स हमारी बन गई हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि अगर बेयरिंग ने अभी हमारे शाफ्ट ने उसमें रोटेट करना शुरू नहीं किया है, सो इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट फेल, इट कैन फेल। सो अगर कैसे फेल कर सकती है? अगर इतना हाई लोड आ गया, बेयरिंग हमारी रेस्ट पे है पर उस पर इतना ज़्यादा लोड आ गया स्टैटिक कंडीशन में भी कि अगर हमारी बेयरिंग उस लोड को सस्टेन ना कर पाए तो बेयरिंग क्या हो सकती है? इट कैन फेल, इट कैन फेल। सो इसलिए एक लोड डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक लोड, जिसको कि मैं C नॉट से डिफाइन करता हूं। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि दैट अमाउंट ऑफ लोड जो कि 0.001% आपके बॉल या रिसेस के डायमीटर को डिफ्लेक्ट कर दे। अगर ऐसा लोड लग जाए, यानी कि दैट मच अमाउंट ऑफ लोड, जिस लोड के लगने से आपके बॉल्स के डायमीटर या रोलिंग एलिमेंट्स के डायमीटर 0.0001 टाइम्स ऑफ द डायमीटर रिड्यूस हो जाए, तो उस लोड को हम स्टैटिक लोड कहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स कभी भी इस स्टैटिक लोड से ज़्यादा लोड इन द रेस्ट कंडीशन बेयरिंग में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा बेयरिंग फेल हो जाएगा। तो दिस लोड, स्टैटिक लोड C नॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while designing the bearing. Now we come to the next part, that is dynamic load carrying capacity. We know that when the bearing has been placed, bearing हमारी जब place हो गई है, place होने के बाद वो rotate जब shaft उस पर कर रहा है, then because of the rotation of the shaft, repeated stress are going to act on the bearing elements. So because of this repeated stresses, fatigue failure can occur. We know what is fatigue failure. Fatigue failure is that failure because of which a particular element fails much before the ultimate stress. So here also in case of bearing, as the shaft rotates in the housing, the load which is being
acting on that shaft is being carried to the rolling elements, and as it is rotating, so these loads develops to the repeated stresses, and because of that repeated stresses the bearing can fail because of the fatigue. So, for that under that dynamic condition a load has been defined which is called as dynamic load. It is denoted by C. ये क्या कहती है कि वो डायनेमिक लोड जो कि बेयरिंग पे लगा हुआ है और उसके लगने के बावजूद बेयरिंग कम से कम 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन अगर वो रोटेट कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक लोड C. और इसमें एक बात का और ध्यान रखा गया है कि अगर हमारे ग्रुप में 100 बेयरिंग किसी दिन बनी और उसमें से कम 90 बेयरिंग 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन कम से कम रोटेट करने के बाद ही फेल हुई उस डायनेमिक लोड को सहते हुए, देन दैट डायनेमिक लोड इज कॉल्ड एज C. यहां पर L10 जो डिनोट किया हुआ है स्लाइड में वो डिनोट कर रहा है कि केवल 10% बेयरिंग फेल कर रही है, 90% आर पासिंग दैट. So, dynamic load is very very important. It says that it is that amount of load which when carried on the bearing and bearing is working, then under that load bearing will sustain at least 10 to the power 6 revolution. So, this is what the meaning of dynamic load. So, with this slide I will try to just sum of my thing which I have explained you. I have explained you that bearing is the element which supports the rotating shaft, and the main purpose of this is that the coefficient of friction should be minimized. So, in case of roller or rolling element bearing we have reduced the friction by this process. Which process? We have arranged a housing in which we have rolling elements, we have cages, we have inner race, we have outer race. In between inner race and outer race the rolling elements have either point contact or line contact, because of which the friction is much minimized. We have seen what are the various types of the load. We have seen these bearings can sustain both axial as well as radial load. So, this is the most major advantage of these types of bearing. Thank you.